Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi and today we are starting with section 2.2. हमने सेक्शन 2 स्टार्ट किया जिसमें हम समझने वाले हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन को, तो उसी को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी ये कोर्स को फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग सेशन ऐप या एग्जाम ऐप, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी आने वाले कोर्सेज हैं उनकी सारी अपडेट्स, IIBF सर्टिफिकेशन 2025 डेली अपडेट, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको सारी अपडेट्स जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके कोर्सेज के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2.2। हमारे सेक्शन 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम समझने वाले हैं मेनली ट्रेड ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रेड किस टाइप का होता है। हमने ट्रेड समझा कि गुड्स को खरीद कर बेचना या गुड्स को प्रोड्यूस करके किसी को सेल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और ट्रेड में मेनली तीन ही पार्ट थे। तीन पार्ट क्या थे? सबसे पहले गुड्स की मूवमेंट, पेमेंट की मूवमेंट, डॉक्यूमेंट की मूवमेंट, राइट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझी थी, जैसे कि क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या पेमेंट के मेथड होते हैं, क्या क्या इनको टर्म यूज होते हैं, जबकि गुड्स के प्राइस के अलावा बाकी खर्चों में डील करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ट्रेड के टाइप क्या हैं। इसका मतलब ट्रेड डिफरेंट टाइप का होने वाला है, और एक बैंकर के लिए समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगेगा हाउ द डॉक्यूमेंट्स फ्लो, हाउ पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आर अप्लाइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहला समझते हैं, मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है उसको। अगर हम बात करें फिजिकलिटी की, फिजिकलिटी की बात करने का मतलब हो गया कि या तो हमें गुड्स विजिबल हैं या हमें ट्रेड विजिबल नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हो कि विजिबल ट्रेड कब होता है? विजिबल ट्रेड कब होगा? जब मैं कोई गुड्स को परचेज या सेल कर रही हूँ, राइट। मुझे चीजें दिख रही हैं, मैं किसी को पेन बेच रही हूँ, मैं एक दूसरी कंट्री के अंदर क्लॉथ ट्रांसफर कर रही हूँ, टी ट्रांसफर कर रही हूँ, कॉफी एक्सपोर्ट कर रही हूँ। ये सब क्या है? विजिबल है, क्योंकि जो चीज मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ उसको आप देख पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, विजिबल का ऑपोजिट क्या है? इनविजिबल। मतलब जिस भी चीज में हम डील कर रहे हैं उसको आप देख नहीं पा रहे हो। देख नहीं पा रहे हो मतलब क्या है? वो एक सर्विस है, आप एक सर्विस को सेल कर रहे हो दूसरी कंट्री के अंदर। मेनली जैसे कि आप आईटी की सर्विस दे सकते हो, अकाउंटिंग की सर्विस दे सकते हो, बीपीओ सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ट्रेड इन गुड्स कब हो, क्या हो गया? टाइप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेड है जिसमें फिजिकल मूवमेंट होती है गुड्स की। होगा कब? जब आपको दो केसेस में हो सकता है, या तो अगर आपको ज्योग्राफिकल एडवांटेज है या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है। अब समझ लेते हैं ये क्या होता है ज्योग्राफिकल एडवांटेज और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। ज्योग्राफिकल एडवांटेज का मतलब हो गया कि आपकी कंट्री के पास कुछ ऐसा एडवांटेज है ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन जो दूसरी कंट्री के पास नहीं है। इस वजह से आप उनको एक गुड प्रोवाइड कर सकते हो जो वो अपनी कंट्री में नहीं ले सकते। जैसे कि कुछ कंट्री क्रॉप ग्रो कर सकती हैं क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन कुछ कंट्रीज के पास मिनरल ज्यादा हो सकते हैं और वो ग्रो नहीं कर सकते क्रॉप्स को, तो वो लोग आपस में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ मतलब कि आपकी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, आपकी कंट्री के पास कैपिटल बहुत है, आप बहुत अच्छे गुड्स और बहुत अच्छी क्वांटिटी में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाते हो। तो उस केस में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की वजह से गुड्स उन लोगों को सेल कर सकते हो जिसके पास उस चीज़ की स्ट्रेंथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री है जिसके पास एडवांस्ड फैक्ट्रीज हैं तो वो कार्स एक्सपोर्ट कर सकती हैं, और जिस कंट्री के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है वो उसको इंपोर्ट कर। Goods used to be slow and expensive, but thanks to advancement in shipping, rail, air service, and logistic, it's now much more streamlined and efficient. Okay. द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड, द इनविजिबल ट्रेड, जहां पर आपको फिजिकली कोई भी प्रोडक्ट मूव नहीं करना है, आपको
सर्विस सेल करनी है, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, डाटा सेल कर सकते हो, नॉलेज सेल कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें दिख नहीं रही हैं, आप कुछ प्रोडक्ट फिजिकली जाके प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बट सामने वाले पर्सन को आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वजह से आप वो आपको पे कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल इनविजिबल ट्रेड की, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। An exporter sends software electronically to buyer in another country. This includes software services like data processing, digitizing medical record. ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। टूरिज्म, एक टूरिस्ट दूसरी कंट्री में जाके विजिट कर रहा है तो वो भी हमारी क्या होगी, सर्विस होगी। उसके लिए वो होटल्स में रहेगा, खाना खरीदेगा, फॉरेन मनी से यहाँ पे सामान खरीदेगा, राइट। तो एक्चुअली में कोई गुड्स शिप ना होकर भी हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। Then remittance, money sent home by people working in a foreign country। तो उन लोगों के वो पैसे ट्रांसफर करने की सर्विस देना, उन लोगों को करेंसी एक्सचेंज करने की सर्विस देना, ये भी क्या है, हमारा एक तरह से इनविजिबल ट्रेड है। देन बीपीओ इंडस्ट्री आ जाती है, जहाँ पे आप डाटा और इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो क्लाइंट को इन अदर कंट्री। इनविजिबल ट्रेड के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान हमें क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इन ट्रांजेक्शन को फिजिकली चेक नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करनी होगी, किस पे, ऑन द पीपल एंड बिजनेस इन्वॉल्व, जब भी आप इन ट्रांजेक्शन के साथ डील कर रहे हो। इसके बाद ये तो हो गया टाइप ऑफ ट्रेड। अब कुछ अलग टाइप ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट भी हो सकते हैं जो कि बेसिक कैटेगरी में डिवाइड तो हैं, या तो विजिबल होगा या इनविजिबल होगा, बट उसमें हम अपने गुड्स को सेल किस तरह से कर रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है बायर और सेलर के बीच। अब हम उसको समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। सबसे पहला आता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हमने गुड्स और सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विस ही प्रोवाइड कर दिए इंस्टेड ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ने बी पर्सन को सेल किए क्लॉथ, और बी ने ए को प्रोवाइड कर दिया टी या कॉफी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट मिला। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को क्लोथ सेल किया और बी ने ए को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दी, राइट। तो इस चीज को हम कहते हैं काउंटर ट्रेड। ये चीज कब होती है, जहां पर हम फॉरेन करेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव नहीं करना चाहते, या हम मूव नहीं कर सकते, उस केस में हम काउंटर ट्रेड को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स कुछ दी हुई हैं यहाँ पर। सबसे पहले सोवियत यूनियन के साथ काउंटर ट्रेड होता था इंडिया का। वो किस तरह से एग्रीमेंट बना हुआ था, इंडिया उन लोगों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था और गुड्स इंपोर्ट करता था, एंड उसके बदले पे कैसे करता था, इंडियन गुड्स के बदले में। मतलब को क्लॉथ ट्रांसफर कर रहे हो या क्रॉप ट्रांसफर कर रहे हो, इस तरह की चीजें। ऐसे रोमानिया के साथ इंडिया का एग्रीमेंट था, दैट इज इंडियन एक्सपोर्टर क्या कर सकते हैं, could keep their export earning in a special bank account in Romania to pay for import from that country। मतलब फॉरेन एक्सचेंज आपको ट्रांसफर नहीं करना। ए ने, ए पर्सन है इंडिया में और बी है रोमानिया में, ठीक है। इसने इसको गुड्स सेल किए, बी ने पेमेंट करनी है, उसने इंडिया के बैंक में पेमेंट करने की जगह सेलर ने यहीं पर एक अकाउंट अपना ओपन किया, बी ने इस बैंक में पेमेंट कर दी, पेमेंट ए को मिल गई। अब ए ने इंडिया में पैसे नहीं मंगाए, ए ने यहीं पर सी पर्सन से कुछ खरीदा और उसको इससे पेमेंट कर दी। अब इससे हुआ क्या, फॉरेन करेंसी इंडिया में फ्लो नहीं हुई, तो एक तरह से, बट करेंसी की जगह क्या हुआ, जो सी ने गुड्स भेजे वो इंडिया में आए। तो एक तरह से ये भी काउंटर ट्रांजेक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे बी, ए ने बी को क्लोथ भेजा और बी सी ने फिर ए को उसके बदले में कोई भी, जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी वाली सर्विस या कुछ भी ऐसी चीज प्रोवाइड करी, ठीक है। तो ये भी क्या है, काउंटर ट्रेड ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ऑफ काउंटर ट्रेड, जिसमें हम पेमेंट, काउंटर ट्रेड में हम पेमेंट नहीं कर रहे बट कुछ गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं।
सो ईरान के साथ क्या डील थी? ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए थे एंड एट वन पॉइंट इसके ऊपर कंप्लीट इंटरनेशनल एम्बार्गो था, मतलब कंप्लीट बैन था कि आप ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि ईरान टेररिस्ट एक्टिविटीज में ज्यादा माना माना गया है। सो फॉर दैट रीजन उन्होंने एम्बार्गो लगाया हुआ था, मतलब पेमेंट आप नहीं कर सकते हो मेजर करेंसी में लाइक यूएसडी, यूरो, या और जो कंट्री इस चीज में करेगी फिर पेमेंट उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है, तो इस वजह से पेमेंट नहीं कर सकते थे। बट इंडिया को ईरान से इंपोर्ट करना है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमें अपनी कंट्री के लिए चाहिए, तो ईरान से सामान मंगाने के लिए हम उसको पेमेंट तो नहीं कर सकते पैसों में। तो इंडिया क्या करता था, ऑयल इंपोर्ट करके उसको इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट कर देता था, एंड दिस was managed through a special rupee account in an Indian bank। इंडिया के अंदर एक स्पेशल रुपी अकाउंट खोला जाता था जिसमें ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू को पूरा मोनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके एंड पेमेंट को आपस में किस तरह से सेटल किया जा रहा है, ये सारी चीजें होती थी। और ये अकाउंट भी कहाँ खुलता था? इंडियन बैंक के पास ही खुलता था, बिकॉज ईरान के साथ आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे, राइट। सो इस तरह से कुछ काउंटर ट्रेड हमें करने पड़ते हैं। मतलब ये हो गया कि इवन दो हम आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम नहीं यूज कर सकते, बट कई बार लॉ एंड रेगुलेशन हमारा इस तरह का बना होता है या सिचुएशन इस तरह से होती है कि हमें काउंटर ट्रेड को यूज करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ स्पेशल ट्रेड अग्रीमेंट। इसके बाद अगला आ जाता है मर्चेंटिंग ट्रेड। अब एक मर्चेंट कौन, एक तो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन उसको सेल कर देता है। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वो सेल किसको कर रहा होगा? दूसरी कंट्री में कर रहा होगा सेल, ओके, एक्सपोर्ट कर रहा है। वेयर एज मर्चेंट, मर्चेंट कौन होते हैं? जो क्या करते हैं, मार्केट से बना बनाया गुड्स खरीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड में मर्चेंटिंग ट्रेड कब होता है? देखो, इंडिया में एक पर्सन है, लेट्स जस्ट से राहुल। राहुल है इंडिया में, और राहुल किस चीज में डील कर रहा है? राहुल डील कर रहा है सेलफोन के एक्सपोर्ट में। फोन वो एक्सपोर्ट करता है, और वो एक्सपोर्ट किसको करता है? यूएसए में एक पर्सन है जॉन, उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये तो होगी नॉर्मल ट्रेड की ट्रांजैक्शन कि राहुल सेलफोन जॉन को सेल कर रहा है। तो डिफरेंट क्या हुआ इसमें? अब देखो, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता, राहुल क्या कर रहा है, सेलफोन या तो वो अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस कर रहा है, एक ऑप्शन ये है, या वो अपनी कंट्री से किसी और से परचेज कर रहा है एंड देन उसको यूएसए में सेल कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राहुल ने इंडिया में कुछ भी इस गुड्स को लेके नहीं किया। राहुल ने जापान से सेलफोन इंपोर्ट किया एंड देन उसको फर्दर एक्सपोर्ट किया यूएसए में। मतलब एक कंट्री से परचेज करके दूसरी कंट्री को सेल कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड योर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं डिटेल में कि जब इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है तो गुड्स कैसे मूव होंगे। क्या जापान से सीधा यूएसए में गुड्स जा रहे हैं, या जापान से इंडिया आ रहे हैं फिर यूएसए जा रहे हैं, पेमेंट किस तरह से हो रही है, ये सारी चीजें हम अब डिटेल में समझेंगे, प्रोसेस कैसे होता है। तो मर्चेंटिंग ट्रेड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, that in this case a middleman in our case was Rahul, in one country buys goods from another country। वो बाय कहाँ से कर रहा था? जापान से बाय कर रहा था, and sells them directly to a buyer in a third country। and the most important point, without the goods ever entering into the merchant's own country। मतलब इंडिया में गुड्स एंटर नहीं हुए, उसने डायरेक्टली जापान से खरीद के उसको यूएसए में सेल कर दिया। एंड ये किस केस में किया जाएगा? जब हमें पता है कि जापान की मार्केट और यूएसए की मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या है, प्राइस डिफरेंस है, एंड उसका बेनिफिट लेने के लिए एक पर्सन थर्ड कंट्री में बैठ के इस तरह का ट्रेड कर सकता है।
सो एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, दैट अ ट्रेडर इन इंडिया agrees to supply chemicals to a buyer in Dubai. Trader sources the chemical from a supplier in China. ठीक है, तो गुड्स कैसे फ्लो होंगे? द केमिकल्स आर शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू दुबई. डॉक्यूमेंट्स फ्लो के लिए द डॉक्यूमेंट्स गो फ्रॉम चाइनीज सप्लायर टू द इंडियन ट्रेडर, क्योंकि पहले चाइनीज पर्सन से इंडियन पर्सन के पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी. देन इंडिया वाला पर्सन क्या करेगा, जो सप्लायर का इनवॉइस था उसको अपने इनवॉइस से रिप्लेस कर देगा एंड न्यू डॉक्यूमेंट वो दुबई में भेज देगा. और जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे होगी, दुबई वाला बायर इंडिया को पेमेंट करेगा एंड इंडिया वाला पर्सन चाइना में पेमेंट करेगा. तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन पूरी फ्लो होती है एंड इस पे आरबीआई प्रॉपर रेगुलेशन देता है, क्योंकि इस चीज को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है एज द गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया. तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंडिया वाले अपना कस्टम ड्यूटी कैसे लगाएंगे, बिकॉज कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब गुड्स इंडिया के लैंड पे एंटर करते हैं सी से, राइट. बट अब गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं कर रहे, तो इस केस में कैसे टैक्स लगेगा, कैसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन होगी, ये सारी चीजें आरबीआई अच्छे से गाइड करता है. तो ये होगी स्पेशल ट्रेड अरेंजमेंट. देन वी हैव हाई सीज सेल. हाई सीज सेल का मतलब क्या हो गया, कि जो सेल हो रही है वो कब हो रही है, जब गुड्स कहाँ पे है, दे आर इन द सी. वो लैंड पे नहीं है, गुड्स ओशन में ही है, इन द ट्रांजिट है, एंड उस दौरान हमने क्या कर दिया, उनको सेल कर दिया. तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक पर्सन था, लेट्स अगेन टेक एग्जाम्पल ऑफ राहुल. राहुल ने यूएसए से गुड्स मंगाए और गुड्स अभी ट्रांजिट में है. अब राहुल ने क्या किया, गुड्स इंडिया में आने से पहले ही राहुल की एग्रीमेंट होगी इंडिया में ही एक और पर्सन के पास. मान लो इंडिया में कोई पर्सन है, रोहन. ओके, तो रोहन के साथ उसकी एग्रीमेंट हो जाती है कि मैं जो ये गुड्स है वो आपको सेल कर देता हूँ. तो यहाँ पे गुड्स एक्चुअली इंडिया में एंटर नहीं हुए, बट उससे पहले उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी एंड दिस इज कॉल्ड हाई सीज सेल. मतलब importer sells the goods to another buyer while ship carrying the goods is still at the sea. The ownership of goods is transferred mid journey. बस ये सिंपल सी ट्रांजेक्शन हो जाती है हाई सीज सेल की. तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑनरशिप से डिसाइड होता है कि कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा, गुड्स के लिए लायबल कौन है. तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. अब हम देखते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड और हाई सीज सेल में फर्क क्या है. क्योंकि यहाँ पे गुड्स भी एंटर नहीं हुए अभी इंडिया में और सेल होगी, और मर्चेंटिंग ट्रेड में भी हम यही कह रहे हैं कि गुड्स इंडिया में सेल नहीं होते, डायरेक्टली सेल एंटर नहीं होते, डायरेक्टली सेल हो जाते हैं. सो टाइमिंग ऑफ सेल क्या है, टाइमिंग ऑफ सेल इज मर्चेंटिंग ट्रेड के अंदर शुरू से ही हमें पता है कि फाइनल बायर कौन है, राइट. बट हाई सीज सेल के अंदर क्या है कि सेल करने का डिसीजन लिया गया जब गुड्स शिप हो चुके हैं और ट्रांजिट में है, तो टाइमिंग ऑफ सेल डिफरेंट होगी. और गुड्स की लोकेशन, गुड्स मर्चेंट की कंट्री में कभी एंटर नहीं होंगे, लेकिन गुड्स क्या है, नेवर एंटर द ओरिजिनल इम्पोर्टर्स पोजेशन ऑन लैंड. मतलब गुड्स इंडिया में तो आएंगे बट वो ओरिजिनल इम्पोर्टर के पास ना जाके जिसको सेल कर दिया आपने उसको मिल जाएंगे. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है हाई सीज सेल का, सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, जो ओरिजिनल इम्पोर्टर है दैट इज राहुल, उसको हम अब बोलेंगे हाई सीज सेल्स वाला सेलर. ठीक है, एंड द न्यू बायर दैट इज एचएसएस बायर, वो एक हाई सी सेल एग्रीमेंट करेंगे. और जो पेमेंट है वो राहुल एचएसएस बायर किसको करेगा, सॉरी, रोहन एचएसएस बायर करेगा राहुल को, एचएसएस सेलर को, यूजुअली इन लोकल करेंसी जैसे कि इंडियन रुपीज में. सेलर डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा बायर को ताकि वो गुड्स ले सके. एंड कस्टम पे जैसे ही गुड्स आएंगे तो बायर जाके क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स लेके गुड्स को क्लियर करवा देगा. एंड द कस्टम पेपर वर्क विल लिस्ट बोथ ओरिजिनल एंड न्यू बायर, मतलब पेपर वर्क में दोनों का ही नाम आएगा. और फाइनल पेमेंट जो है वो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसको पे करने के लिए, ओवरसीज सप्लायर को करने के लिए एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि एचएसएस बायर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडिया वाले पर्सन के साथ है, उसको फॉरेन वाले पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, उसने इंडिया के पर्सन को पेमेंट कर दी एंड दैट इज इट. उसके बाद
जो HSS सेलर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द पर्सन ओवरसीज। तो इसमें HSS बायर को क्या फायदा हुआ, उसको इम्पोर्टेड गुड्स तो मिल गए लेकिन उसको फॉरेन करेंसी का रिस्क नहीं लेना पड़ा, बट HSS सेलर इज स्टिल टेकिंग द रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ओके, प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट क्या है, जो भी हमारा HSS बायर है वो एक कॉपी देगा कस्टम को ऑफ द क्लियरेंस डॉक्यूमेंट हु नीड्स इट टू प्रूव देयर बैंक दैट द इम्पोर्ट वाज कंप्लीटेड। जैसे गुड्स उसने क्लियर करवा लिए तो उसकी कॉपी एक सेलर को देगा ताकि वो उसको देकर इम्पोर्ट कंप्लीट दिखा के पेमेंट ट्रांसफर करवा सके। देन वी हैव द फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेड जिसे कहते हैं ई कॉमर्स ट्रेड। तो इस केस में क्या होता है, दिस इज अ ट्रेड वेयर बायर एंड सेलर कनेक्ट एंड ट्रांजेक्ट ऑनलाइन। मतलब हम इंटरनेट के थ्रू गुड्स को सेल और बाय कर रहे हैं। सेलर क्या कर सकता है, अपने गुड्स एक वेबसाइट के ऊपर दिखाता है और उसको बायर को दिखाते हैं, लाइक मार्केट प्लेसेस अमेजोन एंड अलीबाबा, हमें ये मालूम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन हो रही है। सो रिसेंटली काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है ई कॉमर्स में, स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेड। ई कॉमर्स बिजनेस ग्रू फ्रॉम अराउंड 1.3 ट्रिलियन इन 2014 टू 5 ट्रिलियन इन 2022। सो काफी मेजर ग्रोथ है यहाँ पर। 1 लाख से ज्यादा इंडियन एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है ऑन Amazon, सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी टू स्नैक एंड मेडिसिन टू पीपल ओवरसीज। स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन के अंदर, सबसे पहले एक मार्केट प्लेस की वेबसाइट फॉर एग्जांपल Amazon, उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। लिस्ट करने के बाद बायर आपका प्रोडक्ट देखता है, उसको अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो ऑर्डर प्लेस करता है एंड पेमेंट कर देता है थ्रू अ पेमेंट गेटवे। ठीक है, एक्सपोर्टर को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप एक्सपोर्टर उसको प्रिपेयर करता है एंड शिप करवा देता है बायर को, एंड देन पेमेंट गेटवे से पैसे एक्सपोर्टर को मिल जाते हैं जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। इंडिया के अंदर अगर आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो ई कॉमर्स में, तो वहां पे एक स्पेशल अकाउंट यूज होता है OPGSP, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। तो ये अकाउंट के अंदर RBI का अप्रूवल चाहिए होता है आपको फॉरेन से पेमेंट रिसीव करने के लिए। अमाउंट रिसीव कब होती है, जब आफ्टर द मार्केट प्लेस एंड PG फीस हैव बीन डिडक्टेड। मतलब पेमेंट गेटवे वालों ने जो आपको पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइड करी, उसकी फीस, और मार्केट प्लेस ने जो आपके गुड्स को लिस्ट किया, आपके गुड्स से बायर तक पहुंचाए, उस उन दोनों की फीस डिडक्ट करने के बाद सेलर को पैसे दे दिए जाते हैं। इंडिया का गोल क्या है कि हम चाहते हैं, करंटली हमारी कंट्री में 2 से लेके 3 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हो रहा है ई कॉमर्स में, बट गवर्नमेंट ने टारगेट कितना लगाया, 350 बिलियन का एक्सपोर्ट बाय 2030। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, दैट वाज ऑन ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ ट्रेड, जिनको हमने डिटेल में समझा। अब समरी देख लेते हैं इसके एक बारी। एक्सपोर्ट ट्रेड गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है, राइट, दो तरह के ट्रेड है। इनविजिबल ट्रेड में सर्विस और सॉफ्टवेयर सेल होगा, सर्विस सेल होगी, टूरिज्म सेल होगी, एंड ये काफी फास्ट ग्रोइंग मान सकते हैं हम सेक्टर इन इन इंटरनेशनल ट्रेड। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो अपनी कंडीशन को अच्छे से फुलफिल कर रही हैं, सारी टर्म्स को फुलफिल कर रही हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल गुड्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। देन आ जाता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या होता है, इट्स लाइक अ बार्टर ट्रेड सिस्टम, जो हमने समझा कि जब आप गुड्स किसी को सेल कर रहे हो तो वो पर्सन आपको पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसके बदले में आपको या तो वो कोई सर्विस दे रहा है या वो आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। फॉरेन करेंसी में डील करने को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है। मर्चेंटिंग ट्रेड हमने पढ़ा। मर्चेंटिंग ट्रेड में क्या था, एक कंट्री से गुड्स लेके दूसरी कंट्री में सेल कर दिए, गुड्स इंडिया में एंटर हुए ही नहीं। ठीक है, और इस केस में डॉक्यूमेंट जरूर इंडिया में एंटर होके दूसरी कंट्री में जाएंगे और पेमेंट भी ऐसी होगी, लेकिन गुड्स डायरेक्टली दूसरी कंट्री में पहुंच गए। और फिर हमने देखा हाई सी सेल,
जो सिमिलर टू मर्चेंट ट्रेड है कि गुड्स इंडिया में नहीं थे उस टाइम पे सेल कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर गुड्स अल्टीमेटली इंडिया में ही आएंगे, बट सेल सेल कब हो गए, व्हाइल देवर इन ट्रांजिट। देन वी हैव ई कॉमर्स सेल। ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ही सेलर बायर्स को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, एंड इंडिया का टारगेट क्या है कि हम चाहते हैं 350 बिलियन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो हमारा बाय 2030। सो दिस वॉज अ चैप्टर, आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए हों। एंड अगेन टू रिमाइंड यू द पर्पस कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप रियल वर्ल्ड में ये सारे ट्रांजेक्शन में डील करो तो आपको पता लगे कि हाँ इस पॉइंट पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आप तभी समझ पाओगे जब टाइप ऑफ ट्रेड आपको मालूम होगा। एंड इसी तरह पूरा कोर्स अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो, क्योंकि कोर्स की हम आपको फुल वीडियो कंसेप्चुअल क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड उसके अलावा हम आपको ई पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, एंड वीडियो के थ्रू भी क्वेश्चन आपके सोल्व करवाए जाएंगे, और डाउट सॉल्विंग भी आपकी प्रॉपरली हम करते हैं। देन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं आईबीएफ सर्टिफिकेशन डेली अपडेट्स के लिए। जो भी हमारे आने वाले कोर्सेज हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको लर्निंग सेशन की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस कोर्स को करके अपने करियर में ग्रो कर पाए। एंड अगर आपका कुछ भी सजेशन रहता है तो आप हमें वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई विल सी यू इन अदर लेक्चर्स।